हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विथ अनीश सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने हेनरी के नियम को डिस्कस किया था अच्छे से। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। ये क्या है, इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि देखने में ये मतलब पेपर में तो नहीं आता है ना, लेकिन आगे के जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो गलनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, ठीक, वाष्प उसके बाद क्या हो गया आपका राउल्ट का नियम, वन हाफ गुणांक, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक्स को यही कवर करने वाला है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती समझ में, तब आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके पल्ले पड़ने वाले नहीं हैं। तो ये देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने अंदर में बहुत ज़्यादा विशाल है ना, बहुत ज़्यादा समझने वाला ये टॉपिक है। अगर आप इसे समझ नहीं पाएंगे तो आगे चल के आपको सभी टॉपिक्स में दिक्कत होने वाली है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम बर्तन ले लेते हैं, ठीक, कोई सा भी पतीला है ना। अब देखिए, इसमें हमने इस बर्तन में हमने लगा रखा है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, ये वाष्प मतलब ये दाब को है ना, वाष्प के दाब को मापने की एक इकाई होती है। यहाँ पे क्या लगा होता है, सुई लगी होती है, ठीक। अब देखो, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, हमारा शुद्ध विलायक यानी कि जल भरा हुआ है। इसमें हमने विलायक भरा हुआ है और विलायक के रूप में क्या ले रखा है, जल, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको गर्म करना चालू करेंगे। अब देखिए पीछे ऊपर हमने क्या लिख रखा है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। परिभाषा पे आप मत जाइए, पहले परिभाषा को रटने की कोशिश मत कीजिए, समझिए चीज़ को, है ना। देखिए क्या करेंगे, और हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप समझोगे नहीं तो आगे चल के कुछ भी आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है ना। आप राउल्ट का नियम पढ़ते हो, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हो, हिमांक में अवनमन पढ़ते हो, अपेक्षिक अवनमन पढ़ते हो, तो ये सारे टॉपिक्स आपसे स्लिप कर जाते हैं, समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ ये जो चीज़ है ना वाष्प दाब, इसको आपने पढ़ा ही नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है, आपके समझ में नहीं आता है। अब देखिए हमने क्या ले रखा है, एक कंटेनर है ना, उसमें हमने बैरोमीटर लगा रखा है। बैरोमीटर क्या है, ये प्रेशर को मापने की इकाई है, दाब को मापने की, सॉरी दाब, हाँ इससे क्या क्या किया है, दाब को मापा जाता है ना, मात्रक है। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, विलायक को गर्म करना चालू करेंगे, है ना। पानी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक भट्ठी के द्वारा इसको गर्म करना चालू करेंगे, है ना। अब जब गर्म करेंगे तब पानी किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, भाप में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाष्प, जल वाष्प के रूप में बदलना चालू हो जाएगा। अब ये वाष्प के कण बनना चालू हो गए, ठीक। अब जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया पानी का, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भाप बनेगा, है ना भाई, जो जल का कण है वो वाष्प बनेगा, है ना। जब वाष्प बनेगा तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, दाब लगाएगा। भाई बर्तन में चारों तरफ क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, है ना। तो दाब लगाएगा। अब देखिए जैसे इसमें नंबर लिखा होता है 200 mm, 400 mm, ठीक, 600, 700, 760, मतलब इस तरह के नंबर लिखे होते हैं ना, और यहाँ पे सुई लगी होती है ना, ठीक। अब जैसे आपने क्या किया, तापमान कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये क्या हो गया, पानी जो है वाष्प बनना चालू हो गया, है ना। हमने क्या, अब उस समय पे जब वाष्प बना तो वाष्प क्या करेगा, दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। तो वाष्प दाब हमने देखा 200 mm का था। हमने क्या किया, तापमान को बढ़ाया, बढ़ाकर क्या कर दिया, 50 से 70 कर दिया, है ना, 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब जब 50 से 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हमारा जो प्रेशर है वो 200 से कहाँ पहुंच गया, 400, ठीक, 400 mm पे। और हम क्या कर रहे हैं, तापमान को और बढ़ा रहे हैं, हमने 80 कर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। तापमान क्या होगा, सॉरी वाष्प क्या होगा,
मतलब पानी और ज़्यादा क्या होगा, वाष्प बनना चालू होगा, है ना। और ज़्यादा जब वाष्प के कण बन जाएंगे बहुत सारे, देखो बहुत सारे वाष्प के कण बन जाएंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा वाष्प का कण बनेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। वाष्प जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही तो वाष्प दाब लगेगा। तो वाष्प दाब बढ़ के क्या हो जाएगा, मान लो 600 mm हो गया। अब हमने और बढ़ाया, मान लो 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, है ना। तापमान पहुंच गया कितना, सॉरी प्रेशर पहुंच गया 700। अब देखो क्या करेंगे, हम तापमान को घटाना चालू करते हैं। 90 से हमने क्या कर दिया, कम किया 80, ठीक। तब क्या हुआ, अब देखो वेपर जो बन रहा था क्या होगा, जितनी मात्रा में बन रहा था तापमान 90 डिग्री सेल्सियस पर, अब हमने क्या कर दिया, तापमान 80 कर दिया। अब वेपर बनना कम हो जाएगा, है ना। और ये जो वाष्प दाब है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब 700 से घट के क्या हो जाएगा 600, है ना, 650 या फिर 500 जो भी हो, मतलब घटता आएगा। भाई हमने 80 से 70 कर दिया, ठीक। तो और वेपर बनना कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो वेपर बनना कम हो जाएगा और सुई पीछे चली जाएगी, है ना। मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 400 हो गया, 350 जो भी हो जाएगा, है ना। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या, और कम करेंगे, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो वेपर और कम बनेगा और वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। अब देखो हमने सिर्फ एक चीज़ नोटिस किया, क्या, कि यहाँ पर एक घटना हो रही है, कौन सी, वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन। ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है देखो, ये डेफिनेशन में वाष्पन क्या मतलब होता है, पानी का वाष्प बनना, है ना। तो क्या हो गई अभी घटना, वाष्पन कहलाई। लेकिन यहाँ पर दो घटनाएं हो रही हैं, क्या, एक वाष्पन और एक संघनन। संघनन क्या है, जब ये पानी के जो कण हैं ये वाष्प बन गए, ठीक। अब ये जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस पतीले से, है ना, इस डिब्बे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो थोड़ी देर में क्या होंगे, इधर उधर टहलेंगे, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होकर वो फिर से क्या बन जाएंगे, जल के कण बन जाएंगे, है ना। भाई आपने देखो चावल आप रखते हैं उबालने के लिए, है ना, उसमें पानी अदहन जब इसको डालते हैं, है ना, तो क्या होता है, पहले भाप बनना चालू होता है। अब देखो भाप बनना चालू होता है, जब वो भाप बाहर नहीं निकल पाता है तो जो भगोले के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसमें देखो पानी की बूंदें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, है ना। तो वो पानी की बूंदें क्या होती है भाई, नीचे से ऊपर कैसे पहुंच जाती हैं, तो वाष्प के रूप में बन के जाती हैं ऊपर पहले, और जब बाहर नहीं निकल पाती थोड़ी देर में ठंडी होकर फिर से क्या बन जाती हैं, जल। तो वाष्प से जल बनने की घटना को क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक। वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन, संघनन यानी कि कंडेंसेशन, ठीक। अब वेपोराइजेशन और संघनन, है ना, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, अब दोनों क्या हो रही हैं, यहाँ पे घटना एक साथ हो रही हैं। लेकिन क्योंकि तापमान जब हम क्या कर रहे थे, ज़्यादा हमने रखा था, है ना, तो वाष्पन की घटना बहुत तेज़ी से हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वाष्प बन रहा था और वाष्प से पानी बनने में टाइम लग रहा था, है ना, तो वह घटना बहुत धीरे हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, एक तापमान पर इसको फिक्स कर देंगे। जैसे हमने क्या किया, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया, मान लो ये 70 डिग्री सेल्सियस पर तापमान हमने फिक्स कर दिया। अब जब हमने सुई को रोक दिया, तापमान को हमने क्या कर दिया, 70 डिग्री सेल्सियस पर रोक दिया, है ना, और तब उस समय पे हमारा जो प्रेशर हो जाएगा 400 mm हो जाएगा। अब हम सुई मतलब तापमान को बढ़ा नहीं रहे हैं ना ही घटा रहे हैं, है ना। तब एक टाइम के बाद क्या होगा, थोड़े समय बाद जो आपका वाष्पन है और संघनन है दोनों क्या हो जाएंगे, साम्यावस्था में आ जाएंगे। मतलब साम्यावस्था क्या होता है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि साम्यावस्था का मतलब होता है जब वाष्पन और संघनन क्या हो जाए, मतलब जब दो प्रक्रियाएं क्या हो, समान स्पीड में, समान चाल में एक दूसरे के विपरीत होना चालू हो जाएं, है ना। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। अब मतलब जितना तेजी से ये जो जल है वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही तेजी से वाष्प किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, जल में, है ना। तो वाष्पन और संघनन दोनों क्या होगा,
साम्यावस्था में आ जाएंगे, है ना। मतलब दोनों की जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी। और ये क्या कर रहा है, जल को वाष्प बना रहा है, एक वाष्प को जल बना रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। तो इस साम्यावस्था की उपस्थिति में, इस साम्यावस्था में अब जो वाष्प, इस द्रव में है ना, जो वाष्प के कण हैं वो जितना दाब लगाएंगे उसी दाब को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। ठीक, देखिए डेफिनेशन वही क्या है, किसी निश्चित ताप पर, है ना। अब हमने निश्चित टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया कितना, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आप कोई सा भी फिक्स कर सकते हो, 80 कर सकते हो, 90 कर सकते हो, है ना। तो किसी निश्चित ताप पर वाष्पन एवं संघनन के मध्य साम्यावस्था, ठीक, पाई जाती है। साम्यावस्था पाई जाती है किसके, वाष्पन एवं संघनन के मध्य। मतलब जितना स्पीड से वाष्पन हो रहा है उतनी ही स्पीड से संघनन हो रहा है। मतलब जितना तेजी से जल वाष्प में बदल रहा है उतना ही तेजी से वाष्प जल में भी परिवर्तित हो रहा है ना, पाई जाती है। इस साम्यावस्था पर, मतलब इस स्थिति में, इस साम्यावस्था की स्थिति में द्रव के वाष्प द्वारा, अब ये जो द्रव में है ना, जो वाष्प बन रहा है, द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। देखिए भाई, आप क्या करते हो, ताप बढ़ाते हो, है ना, वाष्प ज़्यादा तेज़ी से बनना चालू हो जाता है। अब ज़्यादा तेज़ी से बनना चालू हो जाएगा तो दाब भी उतना ही तेज़ी से लगाएगा, है ना। ताप बढ़ाओगे दाब बढ़ता चला जाएगा, ताप कम करोगे दाब कम होता चला जाएगा। लेकिन आप एक समय पे कहीं पे भी टेम्परेचर को आप फिक्स कर दो, ना बढ़ पाए ना घट पाए, तो उस समय क्या होगा, जितनी तेज़ी से जल वाष्प में बदलेगा उतनी ही तेज़ी से वाष्प भी जल में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और जल से वाष्प बनने की घटना को क्या बोलते हैं, वाष्पन। और वाष्प से जल बनने की घटना को क्या बोलते हैं, संघनन। और जब ये दोनों, है ना, प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत और एक ही चाल में, मतलब एक ही स्पीड में होना प्रारंभ हो जाए, उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। और उस साम्यावस्था की स्थिति में इस द्रव में जो वाष्प है ना, वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। अब उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि जो वाष्प दाब है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब क्या करने पर वाष्प दाब बढ़ता है या फिर क्या करने पर वाष्प दाब घटता है ना। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। उसके बाद थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे, या फिर अभी ठीक है इरेज कर देते हैं, है ना। अब इसको प्रभावित करने के 3 मुख्य कारक हैं। पहला तापमान, दूसरा विलायक की प्रकृति, और थर्ड है अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा। ये 3 प्रमुख कारक हैं, है ना, जिनके ऊपर आपका वाष्प दाब डिपेंड करता है ना। कि अब देखो तापमान, अभी मैंने आपको समझाया तापमान बढ़ेगा, है ना, तो वाष्प दाब आपका बढ़ेगा, वेपर प्रेशर, है ना। अब दूसरा कारक क्या है, हमारा विलायक है। अब इसको देखते हैं। देखो इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने 2 पात्र ले लिया, ठीक, दोनों में हमने क्या लगा रखा है, बैरोमीटर लगा रखा है। किस लिए, वेपर प्रेशर को मापने के लिए।
अब देखो हमने दोनों का क्या किया, तापमान सेम कर दिया। इसका भी हमने ले लिया 70 डिग्री सेल्सियस, इसका देखो इसका भी हमने ले लिया 70 डिग्री सेल्सियस। अब 70 डिग्री सेल्सियस पर इसका भी जो वाष्प दाब है, देखो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर विलायक है, इसके अंदर भी क्या है, शुद्ध विलायक है ना। अब टेम्परेचर हमने कर दिया 70, है ना। अब क्या होगा कि गर्म हो जाएगा और विलायक किसमें बदलना चालू हो जाएगा, आपका वाष्प में। और जब वाष्प बनेगा तो वेपर प्रेशर मतलब दाब लगाएगा, है ना। अब 70 डिग्री सेल्सियस पर अब देखो दोनों में क्या हमने विलायक ले रखा है शुद्ध, है ना। इसका भी जो टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है ना। तो क्या ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कुछ और हो और इस वाले का वेपर प्रेशर कुछ और हो, है ना। इसको चलो हमने ए नाम ले लिया, इसको बी ले लिया, ठीक। तो क्या ऐसा पॉसिबल है ना, कि समान तापमान पर दोनों ही विलायक का जो वाष्प दाब है वो अलग अलग आए, ऐसा हो सकता है कैसे। अब देखिए, अब जैसे ये वाला जो विलायक है ए, है ना, ये इसके कण है और ये बी वाले के कण है, ठीक। अब है दोनों ही प्योर सॉल्वेंट यानी कि शुद्ध विलायक। अब देखो, अब आपको पता है जो द्रव होता है उसके अणुओं के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण बल होता है। अब यहाँ पे देखो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल है, अब इनके भी अणुओं के बीच आकर्षण बल है ना। दो अलग अलग तरह के हमारे पास विलायक हैं, इनके पास भी क्या है, अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल है, इनके द्रव के अणुओं के बीच भी आकर्षण बल है ना। अब लेकिन देखो इनके द्रव के अणुओं के बीच क्या है, जो आकर्षण बल है वो बहुत कम मात्रा में, यानी कि दुर्बल आकर्षण बल है। क्या है, दुर्बल आकर्षण बल। और यहां पर जो है इनके अणुओं के बीच क्या है, प्रबल आकर्षण। अब देखो जो दुर्बल है ना, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी से टूट जाएगा और क्या होगा, ये आसानी से बाहर निकल पाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, वाष्प के कण बनाएंगे ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो ज़्यादा मात्रा में वाष्प के कण बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं पर इनके अणुओं के बीच जो बी के अणु हैं, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, टूटने में क्या होगा, टाइम लगेगा, है ना, ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होगी। तो जब ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होगी, है ना, तो क्या होगा भाई, सेम टेम्परेचर पर अब इसमें क्या होगा, इसके अणुओं के बीच का जो बल है वो क्या है, प्रबल आकर्षण बल है ना। टूटने में टाइम लगेगा तो कम प्रेशर बना पाएगा, वेपर कम बनाएगा, है ना, वाष्प के कण कम बनाएगा। जब वाष्प के कण कम होंगे तब क्या होगा, दाब भी कम होगा, है ना। तो किस पर डिपेंड करता है, पहला तो तापमान पर, दूसरा विलायक की प्रकृति पर कि किस टाइप का आप विलायक ले रहे हो, है ना। तो ये वाला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। थर्ड वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा, है ना। अब ये क्या चीज़ है, चलिए इसके लिए भी क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं,
इसमें हमने बैरोमीटर लगा रखा है। एक कंटेनर और लेते हैं। देखिए हमारे पास दो कंटेनर्स है ना। एक में हमने रखा प्योर वाटर है ना, शुद्ध विलायक, शुद्ध जल हमने ले रखा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये जल है। यहाँ पे भी हमने ले रखा है जल। इसका तापमान हमने रखा 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी हमने तापमान रख दिया 80 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें भी जो हमारा वाष्प दाब है, मान लेते हैं 700 mm है ना। यहाँ पे भी जो वाष्प दाब है 700 mm है, वही होगा ही, क्योंकि सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पे भी देखो विलायक के रूप में हमने क्या लिया है, जल को ले रखा है। यहाँ पे भी हमने विलायक के रूप में जल को रखा है ना। दोनों का तापमान क्या है, सेम है, तो वाष्प दाब भी क्या होना चाहिए, सेम है ना। अब देखो यहाँ पे तापमान सेम था, लेकिन विलायक हमने अलग अलग ले रखा था, दोनों जल नहीं था ना। एक जल ले रखा था, एक कुछ और ले रखा था, मतलब दो अलग अलग ले रखा था हमने। अब लेकिन यहाँ पे दोनों ही हमने क्या ले रखा है, जल ले रखा है ना। अब ये प्रेशर वेपर बनाना चालू करेगा, वाष्प, है ना। तो वाष्प जब बनेगा तो वाष्प दाब भी लगाए, तो दाब लगाएगा ना। मान लो पहुंच गया 700 mm पे, है ना, दोनों में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐड कर दे रहे हैं, अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय का मतलब होता है कि जो पानी में जाकर वाष्प, मतलब जो वाष्प नहीं बनाता। अब जैसे हम इसमें क्या डाल देंगे, नमक डाल दिया हमने, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नमक ऐड कर दे रहे हैं, है ना। अब देखो नमक वाष्प नहीं बनता है ना। भाई पानी को आप गर्म करोगे, पानी में आप नमक डाल दो, है ना। एक गिलास पानी लो, उसमें काफ़ी सारा नमक डाल दो। अब देखो पानी को गर्म करोगे, पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा, नमक उसी में पड़ा रह जाएगा, है ना। तो वाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्प बन जाए, और अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्प ना बने, है ना। अब हमने इसमें क्या कर दिया, नमक ऐड कर दिया। अब देखो इस जल के कण में नमक के कण भी ऐड हो गए। इसमें हमने सिर्फ वाटर रखा है। अब हम देखते हैं, जैसे ही हमने क्या किया, इसमें नमक ऐड कर दिया, है ना, या फिर चीनी, जो भी आप, है ना, जो वाष्प ना बने, जैसे हमने इसमें क्या कर दिया, नमक ऐड कर दिया, वैसे ही देखते हैं तुरंत क्या होता है, जो प्रेशर है वो घट के हो जाता है 600। क्यों, है ना, ये बड़ा सवाल है कि हमने क्या किया, हमारे पास भाई दो कंटेनर थे, है ना। दोनों में हमने जल ले रखा था विलायक के रूप में। दोनों का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस था, है ना। उस समय पे जो वाष्प दाब था वो कितना था, 700 mm पे। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसमें नमक ऐड किया, वैसे ही क्या हुआ, वाष्प दाब घट गया। क्यों, अब क्योंकि देखो जैसे ही हमने नमक इसमें ऐड कर दिया, अब जो नमक के कण हैं, देखो यहाँ तो है ही नीचे, इसके सतह पर भी क्या हो गए हैं, फैल गए हैं, है ना। अब जब सतह पर फैल गए हैं, तो यह मतलब जल के कण को, है ना, बाहर जाने में क्या होगी, समस्या होगी। ठीक, भाई सतह पर आपके NaCl के कण बैठे हुए हैं, तो अब जल को जब ऊपर जाना है, भाई वाष्प बनने के लिए जल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलने के लिए सतह पर NaCl के कण बैठे हुए हैं ना, तो आसानी से तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो क्या होंगे, वाष्प बनना कम हो जाएगा। ठीक, जब वाष्प बनना कम हो जाएगा तो वाष्प दाब क्या होगा, ऑटोमेटिक
घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना। तो जितना है वाष्प उतना का उतना बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, अवाष्पशील पदार्थ ऐड करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो वाष्प दाब है वो घटता चला जाएगा। मतलब अवाष्पशील विलेय, अच्छा इसको किस में मापेंगे, है ना। कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे जब हम इसमें, तो किस में मापेंगे, तो उसको मापेंगे मोल अंश में, है ना। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कितना विलेय डालने पर, अब भाई हमने ऐड, अब देखो ये हमारा क्या था, विलायक था, शुद्ध विलायक, है ना। अब ये क्या बन गया, विलेयन बन गया। भाई हमने क्या किया, पानी में नमक डाल दिया, है ना, अब विलेयन बन गया। तो आप एक बात दिमाग में छाप लो, आगे भी जितना भी मतलब जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये समझना, दिमाग में छपा होना चाहिए कि जब कभी भी आपका जो शुद्ध विलायक है, उसका जो वाष्प दाब होगा हमेशा ज़्यादा होगा किससे, विलयन से, विलयन के वाष्प दाब से, है ना। और विलयन भी किसका, जिसमें जो विलेय के रूप में क्या मिला हो, अवाष्पशील विलेय, जिसमें क्या मिला हो, अवाष्पशील विलेय मिला हो। एक बार चेक कर लें आ रहा है सही से कि नहीं। हाँ ठीक, विलयन, है ना, इसमें क्या मिला हो, अवाष्पशील विलेय। तो हमेशा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, विलेय के वाष्प दाब की तुलना में, जिसमें क्या मिला हुआ हो, अवाष्पशील विलेय, है ना। तो ये टॉपिक तो यहाँ पे कवर हो गया, है ना। अब देखो तापमान के क्या होगा, वेपर प्रेशर, यहाँ पर मैं वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ, है ना, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। तो इसके क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। विलायक की प्रकृति के क्या होगा, समानुपाती, मतलब कि विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसके क्या होगा, इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। मतलब जितना ज़्यादा विलेय पदार्थ आपके उसमें मिलाओगे, है ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलायक में मिलाते जाओगे, वाष्प दाब क्या होगा, घटता चला जाएगा, है ना। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि कितना अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, है ना। तो भाई ये पता करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, राउल्ट का नियम, है ना। राउल्ट ने इस बात को बताया कि कितना अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिलाएंगे, है ना, तो कितना वेपर प्रेशर कम होगा उसका। अब उसको पढ़ने के लिए आपको राउल्ट का नियम अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस कर दूं कि जब भी हम जल को गर्म करने की बात करते हैं, है ना, हमारे दिमाग में एक तापमान आता है जिसको क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब 100 डिग्री सेल्सियस को जल का क्वथनांक, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता होगा बीपी, 100 डिग्री सेल्सियस को जल का क्वथनांक कहते हैं। क्यों कहते हैं, है ना, क्वेश्चन ये है क्यों कहते हैं। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, पानी उबलने लगेगा, है ना। जब पानी उबलने लगेगा तो उस तापमान, जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है उस तापमान को क्या बोल देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बोल देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पानी होता है ना वो 70 से 75 यानी 80 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको गर्म करोगे तभी वो क्या करेगा, उबलने लगेगा, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस में ऐसी क्या बात है जिसके कारण मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को जल का क्वथनांक मान लिया गया। आप भाई 75 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म कर दोगे तो जल उबलना चालू कर देगा, है ना। जल उबलना जब चालू कर देगा तो वाष्प में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा वाष्प में, है ना। अब वाष्प में जब उबलना चालू हो जाएगा और जब वाष्प के कण, मान लो इसमें हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर को बढ़ाया, है ना, हमने क्या कर दिया 80 से 100 कर दिया, ठीक। भाई 80 पे भी ये देखो उबल रहा है ना, वेपर बना रहा है, प्रेशर बना रहा है, वेपर प्रेशर मान लो 700 पहुँच गया, ठीक। जैसे ही हम क्या करेंगे, तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तब हमारा जो प्रेशर है
वेपर प्रेशर, मैं वीपी लिख दे रहा हूँ ना, ठीक, आप समझ लीजिएगा। वेपर प्रेशर कितना पहुंच जाएगा, 760 mmHg, ठीक। जैसे ही हम तापमान कितना करेंगे जल का 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही हमारा जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो कितना हो जाएगा, 760 mmHg के बराबर हो जाएगा, जो कि 760 mmHg क्या होता है, 1 atm के बराबर होता है। 1 atm बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, वायुमंडलीय दाब होता है ना। तो जिस तापमान पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है, उसी ताप को जल का क्या बोल देते हैं, क्वथनांक बोल देते हैं, है ना। भाई हमने क्या किया, 80 डिग्री सेल्सियस पे किए थे, मान लो 700 था, है ना, 650 था, लेकिन ये फिक्स है, अभी हमको और सबका नहीं पता, लेकिन हाँ, जैसे ही हम क्या करेंगे, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर है उसका कांटा सीधा किस पे जाके रुकेगा, 760 mmHg पर, जो कि क्या होता है, 760 mmHg किसके बराबर होता है, 1 atm के। 1 atm क्या होता है, आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक। अगर इसको बार में आप देखेंगे तो 0.987 बार के बराबर होता है ना। तो वह ताप, जिस ताप पर जल का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस तापमान को क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं, जल का क्वथनांक कहते हैं, ठीक। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को ही जल का क्वथनांक क्यों कहते हैं। और ये जो आपका टॉपिक है ना, वाष्प दाब, ये क्या होगा, यहीं पे कंप्लीट होता है। और आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम। अगर ये क्लास आपने अच्छे से समझी है तो राउल्ट का नियम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, है ना, राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी देखेंगे कल की क्लास में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।